Hello friends, so how are you? I hope all of you are very good. So my name is Krishnakant Avasthi and I am pursuing my engineering from MITS Gwalior and Mathematics and Computing Department. So let's start. So today I will be discuss consistency of a system of simultaneous of linear equation के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. एक्चुअली इसमें होता क्या है, हमें पिछले टॉपिक जैसे ही तीन इक्वेशन दी जाती हैं और हमें उस तीनों इक्वेशन के बारे में पूरी कुंडली निकालनी होती है. मतलब हमें ये फाइंड करना होता है कि वो उनके यूनिक सॉल्यूशन हैं कि नो सॉल्यूशन है, या वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है. मतलब कि सारा कुछ हमें पता होना चाहिए. ये हम आज पढ़ने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि हमने इससे पहले पढ़ा नहीं है, हम इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके हैं. शायद हमने 10th में पढ़ा था, लेकिन तब क्या होता था, तब हमें दो इक्वेशन दी जाती थी एक्स और वाई में, तो हम आसानी तरीके से फाइंड कर देते थे कि वो क्या कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, या उसके कोई सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिट सॉल्यूशन. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. बस फर्क इतना है कि अब एक्स वाई की जगह जेड भी आ गया है, क्योंकि हम बड़े हो गए जैसे हमारे लेवल भी बड़ा हो गया है क्वेश्चनों का. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमारी लीनियर इक्वेशन कितने तरह की होती हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट एंड सेकंड इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट क्या होती है, हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम अपने लर्निंग में जो भी टर्म आएंगी तो उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि हमें प्रॉपर उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट होता क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है. क्योंकि हमें बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने पढ़ा तो था लेकिन हमें उसका मतलब पता नहीं है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कंसिस्टेंट. इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन वन और मोर देन वन सॉल्यूशन इज गिवन, दिस इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. जब हमें किसी इक्वेशन के एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट. ओके. और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, और जस्ट इसका अपोजिट होता है. जब हमें किसी इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलते, so there it is called inconsistent. If a system of equation has no solution, this is called inconsistent. और मैंने जैसे बताया कि आप मैं एक ही टर्म का मीनिंग बताऊंगा आपको, तो आप लोग इस साइड में लिखा देखेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी. तो आप लोगों को अभी ये नहीं समझना है, हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या लिखा है. बस आप अपने बैक ऑफ माइंड में रख लीजिए कि रैंक ऑफ ए और इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी होता है अगर, तो हमारी वो होती है कंसिस्टेंट. और रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तो वो हमारा होता है इनकंसिस्टेंट. मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि रैंक ऑफ ए क्या है और रैंक ऑफ सी क्या है. ओके, गॉट इट माई पॉइंट. अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन इक्वेशन के बारे में कि थोड़ा सा होता क्या है कि वन सॉल्यूशन, नो मोर देन वन सॉल्यूशन. मैंने बोल तो दिया. तो चलिए अब ये इक्वेशन दिए गए, हम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं. अब जो अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई कर 12 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2. तो हमने x के टर्म को कैंसिल कर दिया, y के टर्म आ गया 4y इक्वल्स टू 10. तो हमारा y हो जाएगा 5/2. हमारी y की वैल्यू गई 5/2. इसी के साथ हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो x के लिए क्या करेंगे, हम y में वैल्यू पुट कर देंगे. तो 2y की जगह आ जाएगा 2 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 4. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x के आ गया हमारा 5 उधर जाएगा, तो हमारा होगा -1. इसी तरीके से हमारे x और y की वैल्यू फाइंड हो गई. यही होता है हमारा कंसिस्टेंट. और जब हम इसमें इसके लिए फाइंड करते हैं, तो जब हम इसमें 3 का इंटू करते हैं, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12. इसमें 3 का इंटू किया, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 5. तो आपने देखा कि इसमें हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी. 3x कैंसिल हो जाएगा और 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा. इसमें हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड नहीं कर पाए. तो इट इज नॉट सॉल्यूशन. सो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. अब हमारा जो टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हमें इक्वेशन दी जाती हैं x, y और z की टर्म में.
मतलब कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो सकती है, सॉरी एक्स वाई नहीं, कितनी बड़ी इक्वेशन होती है, कितने भी वेरिएबल दिए जा सकते हैं। उसमें क्या होता था, अपने जो पुराने में था एक्स वाई दिए जाते थे, इजीली तरीके से अपन उसको एक्स वाई वैल्यू फाइंड कर लेते थे, वो बता देते थे। इसमें आप लोगों को कितनी भी लंबी या कितने भी वेरिएबल दिए जा सकते हैं, आप लोगों को सॉल्व करने हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशन हो सकती हैं और कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं आपको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी जाती है हम उन इक्वेशन को अपने एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। इसमें बेसिकली करते क्या है, जो हमारी x1 की टर्म है ना, उस वाले टर्म को हम अलग कर लेते हैं, ये लिख दिया। x की टर्म को हमने अलग किया, यानी कि x3 ऐसे मतलब सो ऑन xn तक चला जाएगा, उसको लिख लिया। ऐसे x2 के लिए a21, x2 के लिए a21, इस तरीके जो वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि x1 x2 x2 एक तरफ और उनके जो वेरिएबल हैं वो एक तरफ, और जो राइट हैंड साइड है तो वो राइट हैंड साइड ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद हमारा क्या हुआ, जो हमारी ये मैट्रिक्स हो गई, ये हमारे वेरिएबल हो गए, और जो राइट हैंड लिखा होता है, राइट हैंड साइड लिखा होता है, वो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ, अभी हमारी सेपरेट हो गई है इक्वेशन कि ये वाला ये हो गया सारा, ये हो गया x वाला टर्म, ये हमारी वेरिएबल जो x है और इक्वल्स टू ये b, यानी कि ये b वाला टर्म। तो अब क्या हुआ, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारा a आ गया, ये वाला a हो गया a और b हो गया ये, ठीक है। तो हम इनको दोनों को एक साथ सेपरेट करके लिख देंगे, यानी कि ये वाली जो सीरीज है ये हमारा a हो गया यहाँ तक और ये हो गया हमारा b, और हम इसको एक साथ लिख देंगे कॉमा लगाकर एक मैट्रिक्स के अंदर। तो जब हम इस दोनों को एक साथ लिखते हैं, इसी को बोलते हैं हम C, यानी कि A को और B को एक साथ एक मैट्रिक्स में बंद करके लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसी को बोलते हैं हम C, इसी को बोलते हैं हम रैंक ऑफ C। और रैंक ऑफ A क्या होती है, इसकी रैंक होती है हमारी रैंक ऑफ A, यानी कि इस बॉक्स की जो रैंक आएगी हमारी वो होती है रैंक ऑफ A, क्योंकि ये A वाली है। और रैंक ऑफ C क्या होती है, यानी कि A और B को सेपरेट करके लिखा हो पहले, उसके बाद उसकी रैंक निकाली तो वो होती है हमारी रैंक ऑफ C। इट इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। आप सबसे पहले इस टर्म को याद रखिए, क्योंकि आप लोगों को कई बार बोला जा सकता है कि जो आपकी क्वेश्चन दी गई हैं उनको ऑग्यूमेंटेड मेथड में कन्वर्ट करिए, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए, ऑग्यूमेंटेड। तो उसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन C बनती है हमारी, जो होती है A B को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हमारी हो जाती है रैंक ऑफ C। सो अब चलिए इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हम इनको डिटेल में समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमें कंसिस्टेंट चेक करना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ C होना चाहिए। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि रैंक ऑफ A क्या होता है और रैंक ऑफ C क्या होता है, नहीं पता तो एक बार और बता देता हूँ। जब हमें कोई भी इक्वेशन दी जाती है इक्वेशन, तो हम उसको क्या करते हैं, AX इक्वल्स टू C के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि A होता है हमारा जो वेरिएबल के साथ में टर्म लिखी होती है उसको एक मैट्रिक्स में, और हमारे जो वेरिएबल होते हैं उनको अलग सेपरेट लिख लेते हैं, और C वाला होता है हमारा राइट हैंड वाला साइड हैंड, वो सॉरी B होता है यहाँ पे, B जो B होता है वो राइट हैंड वाला होता है। और C हमारा क्या होता है, जब हम A को और B को एक साथ लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं हम C। तो रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ C, यानी कि रैंक A की और रैंक C की बराबर हो जाती है तो होता है हमारा कंसिस्टेंट। अगर हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाती है, उसके बाद हमारे दो सॉल्यूशन निकलते हैं। कौन कौन से, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब हम ये समझेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। तो अब आता है यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, तो रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ C इक्वल्स टू n हो जाता है। और हमारा n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर ऑफ अननोन, यानी कि जो जितने हमारे अननोन हैं, यानी x y z तीनों, उसके बराबर ही, यानी कि जितनी रैंक आती है उतनी हमारी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, तब होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि क्या होता है।
बस आप थोड़ा सा बैक ऑफ माइंड में रख लीजिए कि ऐसा ऐसा होता है। इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया था, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी होता है, तब होता है कंसिस्टेंट। मैंने आप लोगों को दिमाग में रखने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी यानी बराबर, क्योंकि हमारा सी का टॉपिक है दोनों, यानी कंसिस्टेंट में दो आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन हो तो इसमें तो क्या होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, और जितने अननोन होते हैं उसके बराबर हो जाता है, तो हमारा हो जाता है रैंक यूनिक सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो इसमें नंबर ऑफ ए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर होते हैं, और जो हमारे नंबर ऑफ अननोन होते हैं वो रैंक से कम आते हैं। जो आर है हमारा वो आर लेस देन एन है, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ अननोन है उससे कम आते हैं, यानी सॉल्यूशन कम आते हैं रैंक से। यानी जितने एक्स वाई जेड है, तुझे तीनों एक सॉल्यूशन आने चाहिए तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन एक्स वाई उसकी वैल्यू निकल आए, जेड की ना निकले, तो होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी होता है तब होता है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो सबसे पहले दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको रैंक ऑफ ए निकालना आना चाहिए और रैंक ऑफ सी निकालना आना चाहिए। कि वो कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि रैंक ऑफ ए कैसे निकालते हैं और रैंक ऑफ सी कैसे निकालते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा ब्रीफ। अभी हमने ये थ्योरी समझ ली, अब हम याद करने के लिए कि हम दिमाग में कैसे रखेंगे, कि कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, तो इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। जो आप अपनी रफ कॉपी में जो भी आप सीख रहे हो वहाँ इसे ज़रूर बना लें, जिससे आप लोगों को पूरा ज्ञान छोटी सी जगह में मिल जाएगा। अब चलिए हम समझते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की पूरी डिटेल में, कि जब नो सॉल्यूशन कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, एंड नो सॉल्यूशन कब होगा। तो एक छोटी सी टेबल में मैंने टेबल बनाई है, जिससे आप लोगों को इजी तरीके से लर्न हो जाए कि कौन सा कब होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन दी जाती है, उसके बाद हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म करके मैट्रिक्स फॉर्म में। कौन फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में। ए होता है हमारा जो वेरिएबल के साथ टर्म दी होती है वो, उसको एक मैट्रिक्स में लिख लिया। उसके बाद एक्स होता है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल की टेबल, एक्स वाई जेड वट एवर, एंड बी होता है हमारी जो राइट हैंड वाली साइड होती है टर्म होती है। ओके, उसके बाद हम क्या करते थे, रैंक ए की फाइंड कर लेते थे और रैंक सी की फाइंड कर लेते थे। अब रैंक ए की फाइंड करना तो आपको बताया था मैंने कि रैंक फाइंड कैसे करते हैं। आपने अगर 2 लेक्चर नहीं देखे हमारी शुरुआत के तो जरूर देखें, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रैंक आपको हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, हर जगह आपको काम आएगा, क्योंकि रैंक के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे लीनियर में। आपको रैंक निकालना आना चाहिए और हर जगह आना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक। तो अपन ने रैंक ए की निकाल ली और रैंक सी की निकाली। सी क्या होता है, जब ए और बी को हम एक साथ एक टेबल में रख देते हैं और ओवरऑल की हम जब रैंक निकालते हैं तो वो होती है हमारी रैंक ऑफ सी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और क्या ये पूरे थ्योरी का सार है। ये तो सब थ्योरी है, प्रैक्टिस से और प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो ठीक है, समझते हैं हमने क्या किया, इक्वेशन ये टर्म में चेंज किया, रैंक ऑफ ए निकाल ली और रैंक ऑफ सी निकल गई। उसके बाद हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर हो जाती है तो हमारा होता है क्या, कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं और सिस्टम क्या है हमारा, कंसिस्टेंट। और जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो जाता है तो हमारी सिस्टम हो जाता है इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। ओके, आप लोगों को इतना तो मैंने 3-4 बार इसलिए मैं रिकॉल करा रहा हूँ बार बार कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो कि कंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है। कंसिस्टेंट यानी कि आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनकंसिस्टेंट तब जब आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट में 2 टर्म आती हैं आपकी, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है
तब हमारा होता है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू एन, यानी कि एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ अननोन, यानी जितने हमारे एक्स वाई टर्म के वेरिएबल दिए हुए हैं उसके बराबर ही होती है हमारी, तो उसको बोलते हैं एन। एंड रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी कम है अगर एन से, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उससे कम है उसकी रैंक, मतलब जो सॉल्यूशन हमारे निकले हैं वो कम निकले हैं, तो समझ लो वो हमारी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि इससे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ना बने ऐसा होता ही नहीं है, चाहे वो आपके सेमेस्टर के एग्जाम हो या फिर कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है एक रह एक। ओके, तो एक बार और चलो थोड़ी से रिवाइंड करते हैं चीज को। ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जब हमें दी जाती है कुछ ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, उसके बाद हम उनके इक्वेशन को एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स वाली में, जिसे बोलते हैं ax इक्वल्स टू v फॉर्म, जिसमें a होता है हमारा जो नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उसके साथ वाला टर्म, और x होता है हमारा जो नंबर ऑफ अननोन होते हैं, और b होता है जो हमारा राइट हैंड साइड लिखा होता है जो वो होता है हमारा v। हम इनको सेपरेट कर लिए, एक मैट्रिक्स में कन्फर्म कर लिया, हमारा क्या हो गया, काम हो गया रैंक, मतलब इक्वेशन से हम मैट्रिक्स में आ गए। अब हम क्या करेंगे, ए की रैंक फाइंड करेंगे और सी की रैंक फाइंड करेंगे। ए की रैंक क्या होती है, डायरेक्टली ए की रैंक निकाल दी, उसके बाद सी की रैंक क्या होती है, तो ये जानना जरूरी है कि सी क्या होता है। सी होता है हमारा ए और बी को सेपरेट एक मैट्रिक्स में लिख लिया, उसकी रैंक फाइंड कर देना, हमारी सी होती है, तो हमने सी को निकाल लिया। अब हमें चेक करना है कि हमारी इक्वेशन जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी हो गया तो हमारी कंसिस्टेंट, और अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी है तो हमारा इनकंसिस्टेंट। अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी है तो हमारा इनकंसिस्टेंट और सिस्टम इनकंसिस्टेंट और हमारा नो सॉल्यूशन, वो क्लियर हो गया। अब बात आती है हमारी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, यानी कि हमारा सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट, यानी अब दो सॉल्यूशन बनेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनेगा ये समझने की बात है। तो जब नंबर ऑफ अननोन, जब हमारी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन, यानी कि उसके बराबर ही होगी, तो हमारी होगी यूनिक सॉल्यूशन। और जब नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी कम होगी उससे जो हमारी रैंक निकलेगी, तो तब होगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हम क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी आएगी। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो अपकमिंग वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके और आप हम इसी तरीके से दोबारा से जुड़ सकें। सो थैंक यू। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी कुछ कठिन नहीं है, आराम से हो सकता है, क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि अभी तक की जो हमने होल थ्योरी पढ़ी हुई है तो किस तरह से अप्लाई करनी है। अगर आप लोगों को थ्योरी समझ में नहीं भी आई है तो हम क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में समझेंगे कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सब कुछ। ओके, रैंक सी कैसे निकालते हैं, रैंक ए क्या होती है, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमें 3 इक्वेशन दी जाएंगी और ज़्यादा भी इक्वेशन दी जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे केस में 3 इक्वेशन दी जाएंगी। इंजीनियरिंग, बीएससी, एमएससी के केस में तो 3 ही आती हैं। और आपके बड़े, लेकिन आप लोगों को मैंने मेथड बता दिया, कितनी भी इक्वेशन हो बस यही फॉर्म करना है, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में बना लेना है और आसानी तरीके से सॉल्व कर देना है। हमें इक्वेशन दी थी, हमने एक्स वाले को एक्स इस तरीके से लिखा, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं था तो हमने थोड़ा शिफ्ट करके लिख दी, इसमें जेड वाला नहीं था तो जेड वाली जगह खाली छोड़ दी, जिससे क्या होगा कि हमारी गलती चांस करने के चांसेस, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेंज करनी है तो गलती चांस बढ़ जाते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने थोड़ा सा अच्छे से सेपरेट कर लिया। क्वेश्चन क्या है, सो डेट द इक्वेशन दिस
इक्वेशन दी हुई हैं आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब क्या समझा, बोल रहा है कि आप इस इक्वेशन को नॉट कंसिस्टेंट शो करिए। कैसे करते थे, कंसिस्टेंट में क्या होता था, ए नॉट सॉरी आर नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि नॉट कंसिस्टेंट में क्या होगा, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इस क्वेश्चन में रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी है या नहीं है, तो हमें वही प्रूव करना है। चलिए, तो हमने इस इक्वेशन के माध्यम से इनको सी फॉर्म में लिख लिया। तो जो सी फॉर्म होता था हमारा, उसको ही हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या होता है उसमें, सी इक्वल्स टू ए और बी को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि सी, रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए। तो ये जो पार्ट होता है इसके, ये वाला जो यहाँ वाला, इसको बोलते हैं रैंक ऑफ ए, यानी कि रैंक ऑफ ए। और इस पूरे को बोलते हैं, यानी कि इसको ए को और बी को साथ में लिखने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसको बोलते हैं रैंक ऑफ सी। ठीक है, तो इसका निकालने के बाद जो आता है वो रैंक ऑफ ए होती है, और ओवरऑल को निकालने के बाद जो आता है रैंक, उसको बोलते हैं रैंक ऑफ सी। तो हमारा मेथड वही है कि हमें एक्स वाई उसकी फाइनल वैल्यू रिड्यूस करना है और चेक करना है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी का रैंक कैसे निकाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें वन नहीं बनाएंगे, पहले हम वन बनाते थे, उनमें वन बनाना पड़ता था क्योंकि हमारा नॉर्मल फॉर्म था वो। इसमें तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना है, उसके बाद हमें मिडिल टर्म में आना है और उसके नीचे वाले टर्म को जीरो बनाना है। तो क्या किया हमने, 2 के नीचे वाले टर्म को हमें जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे हम, अगर R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और R2 माइनस 3R1 कर दें तो ये जीरो हो जाएगी। तो हमने वही किया, R2 माइनस 3R1, जिससे ये जीरो हो गया और हमने पूरी मैट्रिक्स रो पर अप्लाई कर दिया। अब हमारा ये जीरो था पहले से, तो हमने कुछ नहीं किया, तो हमारी इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट जीरो हो गए। अब हमें इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, R2 में 3 का मल्टीप्लाई किया और R3 माइनस 3R2 कर दिया, जिससे हमारी ये वाली मैट्रिक्स जीरो हो गई। तो ये हमारा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और हमने पता नहीं था हमें, ये भी जीरो हो गया। यानी कि हमारी R3 की जो ए वाली रो, R3 की रो वाली रो है वो पूरी जीरो हो गई। तो अब क्या, अब ये होगा हमारा रैंक ऑफ ए, दिस इज रैंक ऑफ ए और दिस इज ओवरऑल रैंक ऑफ सी। इसमें रैंक ऑफ ए क्या है हमारी, इसमें रैंक है हमारी, क्योंकि इसमें तो सारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 और 2, ये तो जीरो हो गई। तो इसमें रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए है 2 और ओवरऑल रैंक ऑफ सी क्या है, यानी कि पूरी रो देखनी है। नॉन जीरो रोज क्या होती है, एक भी अगर एलिमेंट नॉन जीरो हुआ तो हमारी वो नॉन जीरो रोज हो जाएगी। तो इसमें ये नहीं है, तो इसमें रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू 3, यानी कि हमारी रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, यानी कि यही कंडीशन होती है हमारी इनकंसिस्टेंट की। तो हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी इनकंसिस्टेंट है। हमने आसान तरीके से इसको प्रूव कर दिया, कुछ नहीं करना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब आसान है, कुछ डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन दी हमें, एक क्वेश्चन दी हुई है, सबसे पहले क्या करना है, उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर लिया, जिससे हम रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी फाइंड कर लेंगे। अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर होती है तो हमारी होती कंसिस्टेंट, और अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं होती है तो होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल बराबर है तो हमारी होती है यूनिक सॉल्यूशन। एंड नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी नॉट कम आते हैं उससे सॉल्यूशन उसके, तो वो तुम्हारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ कि होती क्या है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी पढ़ी है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज बोल रहा हूँ आपसे कि आप इस तरीके से करिए। अब ये तो हो गया पूरा मेथड। अब हम ये समझते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपसे इतना लल्लू क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि आप रैंक कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट प्रूव कर दीजिए, ये तो मैंने बस समझने के लिए पढ़ा है। अब हम ऐसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे जो आपके
एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आते हैं, किस तरीके से आते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये वीडियो अपने दोस्तों की मदद कर सके। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप लोग अब आने वाले हमारी अपकमिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप हमसे जुड़ सकें। सो थैंक यू। सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसके बाद कृष्णकांत अवस्थी सर्च करें, उसके बाद ये पेज खुलेगा तो हमारी वीडियो को प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या होगा कि जो हमारी अपकमिंग वीडियो आने वाली वीडियो है वो आप लोगों के पास पहुंच सके और आप हमसे जुड़ सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए एप्रिसिएशन मिलता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।